हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत में सिंचाई एवं नहरों से संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में इन टॉपिक से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है कि गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरके बैराज, गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी जो नहर का जो उद्गम स्थल है, आप देख सकते हैं कहाँ पर, हरके बैराज है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट में ब्यास और सतलज, ठीक है, दो नदियों के संगम से होता है। और मुख्य नहर की लंबाई देख सकते हैं कि 649 किलोमीटर है। देख सकते हैं इस नहर के पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो तमाम बातें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि नीचे वक्तव्य दिए गए हैं और कथन एक और दूसरी को कारण से कहा गया। ठीक है, देख सकते हैं कि कथन एक में बातें और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। और कथन आर में कहा गया है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। ठीक है, तो आपको कूट के सहयोग से इसे आपको आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो एक प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। बिल्कुल बातें सही बताई जा रही है। और अगर आर की बात करें हम, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां जो कि मौसमी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आर और एक और आर दोनों बातें सही कही जा रही है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम सब इसे की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरें एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। ठीक है, देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण से नहरों में पानी का अभाव रहता है। और ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं या कछारी मिट्टी। देश की उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। और देख सकते हैं कि पर्वतीय जो क्षेत्र देश की पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है। बी की बात करें हम, तो देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं नहीं है। ये बातें बिल्कुल गलत बताई जा रही है। ठीक है, बाकी आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन एक में बातें हो रही है कि देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र जो कि वर्ष भर जो कि 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती, बिल्कुल सही बातें बताई जा रही है। और देख सकते हैं कि कछारी मृदा में देश के उत्तरी मैदानों के प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% है। तो ये भी बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि वर्तमान में देश की सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, तो नलकूप है, आप ध्यान रखेंगे। और जिसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग देख सकते हैं कि 46.2% की योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो प्रतिशत कितना हो जाता है, 62.82% है। ठीक है, और नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि की बात करें तो 23.66% है। तथा टैक्स के द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि का लगभग देखा जाए तो 2.52% है। ठीक है, तो इससे तमाम जो कि बातें को आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला जो राज्य है आप देख सकते हैं कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन है कि लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचित इंगित करता है, सिंचाई इंगित करता है किसकी, तो PWP सिंचाई के, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना है। चलिए और हम लोग सब इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि PWP यानी कि परमानेंट, आप देख सकते हैं कि विल्टिंग पॉइंट PWP, ठीक है, सिंचित जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरहू पार मैदान में या बुंदेलखंड में। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास की बात करें हम, तो देख सकते हैं सरहू पार मैदान में इसकी विस्तार हुई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं सरहू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण से नलकूप के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत की अगर बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से देख सकते हैं कि 74.9% के द्वारा होती है। इसके बाद आप बिहार को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, ठीक है। किसने, तो KL राव ने, दिन सौ जे दस्तूर ने या विश्वेश्वरैया ने या YK अल्लद ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर माला नहर तंत्र को प्रस्तावित करने वाले कौन थे, तो दीना सौ जे दस्तूर थे, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि माला नहर तंत्र यानी कि गार्डलैंड कैनल सिस्टम को कैप्टन दीना सो जे डस्टन ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने किया था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में KL राव के नाम पर भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय के इन दोनों देख सकते हैं कि नदी जोड़ों और माला नहर को भी अस्वीकृति कर दी गई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि सर आर्थर कॉटन को, लेफ्टिनेंट वेलेन को, कर्नल वेल स्मिथ को या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत आप देख सकते हैं कि सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हम सब इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, ठीक है। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, ठीक है। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किस बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा दे सकते हैं कि लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि लघु यानी कि माइनस सिंचाई परियोजना की बात करें हम, तो इसके तहत देख सकते हैं कि 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। और इसमें नल कुआं हो गया, नलकूप हो गया, पंप सेट हो गया, तालाब हो गया, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल और एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बोली जा रही, ठीक है, बात देख सकते हैं कि भारत की सिंचाई के 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे कही जा रही है, ठीक है, कि बृहद और मध्यम, ठीक है, परियोजनाओं से लगभग देख सकते हैं कि 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। और इस प्रकार लघु और बृहद परियोजनाओं से गंगा से सर्वाधिक सिंचाई की क्षमता होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है कितनी है, ठीक है। 75,000 क्यूसेक है, 70,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक या फिर 35,000 क्यूसेक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता कितनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी 40,000 क्यूसेक है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फरक्का बैराज की बात करें हम, तो फरक्का बैराज का निर्माण जो कि वर्ष 1975 में हुगली नदी के सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। और इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर के द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी को मोड़ दिया गया, ठीक है, दे सकते हैं। और यह उसकी जलवहन क्षमता होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, कि मंगलम सिंचाई परियोजना है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है या फिर केरल में है, तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मंगलम सिंचाई परियोजना की बात करें हम, तो ये केरल राज्य में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुलम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है। और यह परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई, ठीक है। और चेरुकुलम नदी जो मंगलम की सहायक एवं भरतपुझा की उप सहायक नदी है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, ठीक है। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से या फिर गंडक से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारण अगर सिंचाई नहर की बात की जाए तो एक गंडक से निकलती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं गंडक परियोजना के अंतर्गत में गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, ठीक है। और जिसके कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल पर का उपयोग करती है, ठीक है। देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद जो परियोजना या फिर मयूराक्षी परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि ब्यास अगर परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान देख सकते हैं कि राज्यों के सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे इंदिरा जो गांधी नहर में जो कि शीत ऋतु में निम्नलिखित जलपूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध जो कि देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप सागर बनाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, ठीक है। देख सकते हैं गंगा नहर है, गंग नहर है, सिकरी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है या फिर कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था की बात की जाए तो भारत में कौन सा गंग नहर है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक जो गंग नहर है, ठीक है। और इसका निर्माण जो कि वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था, ठीक है। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी जो कि वाला से निकाली गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कि घंघर जो कि के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और क्षेत्र और निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है या पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। दोस्तों इनमें से कौन सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं घंघर जो कि जल का घंघर के जल का जो इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये बातें बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं कि अमरकंटक की बातें हो रही, ठीक है। अमरकंटक जो कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है। और निजाम सागर जो कि मंजीरा नदी पर स्थित, ये भी सही है। और पेन गंगा जो गोदावरी की सहायक नदी, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर घंघर के जो नदी है उसके जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये बातें बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसे और हम की पोर्ट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के में घंघर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता। देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो कि उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है, बिल्कुल सही है। और विंध्याचल और सतपुरा के श्रेणियों के मध्य जो ब्रह्म घाटी से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती, कौन? तो नर्मदा की बातें हो रही है। दोस्तों आगे तो सर निजाम सागर बांध जो कि गोदावरी की सहायक जो कि नदी मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य की कामारेड्डी जिले में किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें बातें बताई गई कि गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदियां देख सकते हैं कि मंजीरा है, बेनगंगा है और वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है और ताल नदी आदि है, ठीक है। तो इस सारे नदियों के नाम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, ठीक है। देख सकते हैं कि हरिद्वार में है, नरोरा में है, बरेली में है या कानपुर में है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है? तो नरोरा में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा जो कि बुलंदशहर में है और निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य जो कि पूर्ण कर नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। देख सकते हैं ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि त्रिवेणी नहर की बात करें हम तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सबकी पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि त्रिवेणी नहर में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाली एक नई योजना है, ठीक है। तो द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए या मरुस्थल के वनीकरण के लिए या गोचर भूमि के विकास के लिए। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हरियाली एक योजना है किसकी, तो बंजर भूमि के विकास के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों, देख सकते कि हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो खर पतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी, और आपको कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर को बताना है, ठीक है। तो देख सकते हैं बताया गया है, तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो कि ड्रिप सिंचाई की पद्धति के प्रयोग में लाभ है कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं कि खर पतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको 1 और 3 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और हम इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं केंद्रीय जल आयोग एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसके निम्न लाभों और हानियों को उल्लेख किया, ठीक है। देख सकते हैं, अगर लाभ की बात करें हम तो देख सकते हैं इससे क्या लाभ होता है। तो जल में बचत होता है, पौधों के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है, और देख सकते हैं, ठीक है, बात हो रही है कि ऊर्जा एवं श्रम का बचत होता है, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त है, और खारे पानी का उपयोग जो कि संभव है, और खर पतवार की वृद्धि पर नियंत्रण है, और उर्वरता क्षमता में वृद्धि है, मृदा अपरदन जो कि इससे नहीं होता है, और देख सकते हैं कि भूमि जो कि तैयार की जरूरत नहीं है, और रोग एवं कीट की समस्या न्यूनतम होती है, ठीक है। तो तमाम इसके लाभ के बारे में बताया गया, ठीक है। तो चलिए और इसके हम लोग कुछ हानि के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हानि के बाद के मृदा लवणता में समस्या में वृद्धि, और डिजाइन जो कि स्थापन के उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत, और आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बकिंघम नहर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, तो कलिंग तट पर है, मालाबार तट पर है, या फिर कोरोमंडल तट पर है, या फिर कच्छ तट पर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है बकिंघम अगर नहर की बात करें हम तो कोरोमंडल के तट पर स्थित है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बकिंघम नहर जो कोरोमंडल के तट पर अवस्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, या औद्योगिक क्षेत्र में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि जल का सबसे अधिक उपयोग अगर भारत में देखा जाए तो कहाँ पर होता है, कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, और भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता देख सकते हैं लगभग 3880 बिलियन घन मीटर यानी कि 20 CM जो कि प्रतिवर्ष है, और वाष्पीकरण की पश्चात देख सकते हैं कि 1999.20 यानी कि 20 CM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे और बताया जा रहा है कि भूगर्भीय एवं अन्य कारकों के कारण से उपयोग जल की उपलब्धता देख सकते हैं कि 1122 20 CM प्रति वर्ष तक सीमित है, जिसमें देख सकते हैं कि 690 20 CM सतही जल, और 432 की बात करें 20 CM जो कि पुनः भरणीय भूजल शामिल है, ठीक है। पुनः भरणीय जल अगर भूजल में सर्वाधिक और उपयोग जो कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, या ताप्ती बेसिन से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो चंबल जो नहर जो सिंचाई परियोजना है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा बेसिन और यमुना बेसिन, ठीक है, यहाँ दोनों की यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम तो और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते थे कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है और यमुना चंबल या यमुना की सहायक नदी है और प्रमतुम या गंगा की उप सहायक नदी भी है, ठीक है, एवं समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है। अतः बृहद बेसिन की बात करें हम तो यह गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में यह यमुना बेसिन से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 23 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और ज़्यादा आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।